जी, A2 अकाउंटिंग का आपका टॉपिक है और उसमें हम पढ़ रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हमारा टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग का। और उसमें हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी ईयर का? अक्टूबर नवंबर 21-32 का सवाल है। अक्टूबर नवंबर 21-32 का क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर हम जो है वो मजीद आगे चलेंगे। तो कर्ट रन्स ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। He has decided to invest in some new machinery so that he can produce a new product. He anticipates that the cash inflow resulting from the manufacture and sales of the new product would be as follows. यानी ये कैश इनफ्लो आपको मिल रहा है ईयर 1 में 89,000 का, फिर 76, 63, 41 का 4 सालों में। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी whatever cash inflow you are getting in with the result of the investment in the project, and whatever cash is going out of the business because of investing in the project, जो उसकी एनुअल रिसीट्स और एनुअल पेमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट, तो जो माइनस करके एनुअल रिसीट्स में से माइनस करते हैं आप एनुअल पेमेंट से, कैश इनफ्लो में से जो आप माइनस करते हैं कैश आउटफ्लो, जो आंसर आता है वो आपका कहलाता है नेट कैश फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। एडिशन में कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है। कर्ट इज कंसीडरिंग टू ऑप्शंस फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी टू मेक द न्यू प्रोडक्ट। द परचेज ऑफ मशीनरी की जो कॉस्टिंग है 1,50,000 है, would have no scrap value at the end of year 4. This would result in the manufacture of the new product having a net present value of 60981. यानी ऑप्शन 1 में वो कहता है कि अगर आप 1,50,000 रुपए की मशीनरी खरीदते हैं तो उससे आपको कैश इनफ्लोस यही आ रहे हैं 89,000, 76,000, 63,000, 41,000। और इन कैश इनफ्लोस के जरिए, नेट कैश फ्लोस के जरिए आपको जो एनपीवी निकल रहा है आपका वो 60981। 60981 का आपका कैश बेनिफिट है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ऑप्शन 2 में कहता है द परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2,90,000, यानी इट इज मोर कॉस्टली मशीनरी costing 2,90,000 which would have a scrap value at the end of year 4, although as yet this scrap value has not been estimated. उसकी भी एंड ऑफ ईयर 4 में स्क्रैप वैल्यू है, लेकिन उस स्क्रैप वैल्यू के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। यानी उस स्क्रैप वैल्यू के बारे में हमें उसकी अमाउंट का पता नहीं है कि उसकी अमाउंट कितनी है, ये हमें नहीं। ठीक है, तो पहले कहता है कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर 4 which would result in option 2 having an NPV of 0। ये क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि इसको करवाना एक दफा जरूरी है। चाहे आप स्क्रैप विंडो का सवाल आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन एक दफा जो है वो करवाना जरूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से इसको जो है वो मैनेज करेंगे। तो मैं करता हूँ आगे नेक्स्ट और उसको देखता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको मैनेज करता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है जी, कहता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन ऑप्शन 2 में जिसकी एनपीवी कितनी होनी चाहिए 0 कर लेते हैं जी। ऑप्शन 2 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा 2,90,000। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ऑप्शन 2 के लिए मैं कर रहा हूँ। उससे पहले ईयर 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 ऐसी है ना। ईयर 0 में यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी नेट कैश फ्लो जो आपको मिल रहे हैं, और ईयर 0 में तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो जा रही है आपके हाथ से, इट इज इन नेगेटिव साइन, कितनी है 2,90,000। ईयर 1 में अगर आप देखें तो आपको कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं बेटा, ऊपर उसने कैश इनफ्लोस बताए हैं, वो कितने हैं जी आपके 89,000, 76, 63 और 41। लिख लेंगे जी 89,000, 73,000, 63,000, 63 और 41,000, ये उसने हमें बताया। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सही है 89,000, 76,000, 63,000, 41,000 ये आपके ईयर 4 के कैश फ्लोज हैं। मेरा ख्याल है मैंने कुछ गलती की है इसमें, 76,000 है ये वाला जो है, मैंने इसको दिया था 73। ओके, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आगे लिखी हुई है। ऑप्शन 2 के लिए हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं ऑप्शन 2 के लिए। तो उसमें जो मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी आपको वो 2,90,000 उसकी कॉस्ट है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,90,000 है आपकी, ये लिखी हुई है। और आपको जो कैश नेट कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो ये हैं, मैंने लिख लिए हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 12%, उसकी भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब मैं लिख लेता हूँ आगे। नेट कैश फ्लो के बाद आपका क्या आ जाता है बेटा, डिस्काउंट फैक्टर
दैट इज एट द रेट ऑफ 12% है आपका। उसकी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है। पहली क्या आ जाएगी आपको बेटा जी 1, क्योंकि आपको पता है पहले साल जो प्रेजेंट वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू सेम होती है, इसलिए 0.893, 0.797, 0.893, 0.797, फिर नेक्स्ट देखिए कितनी है 712 और 636, 0.712, 0.636। अब हमने इसकी क्या निकाल लेंगे जी प्रेजेंट वैल्यूज। तो पहली तो प्रेजेंट वैल्यू वही आ जाएगी आपकी, यानी नेगेटिव में ही आएगी 2,90,000। दूसरी कितनी आ रही है 794,777, ठीक है 605,72, 44856 एंड दैट्स इट, बस। और नहीं निकालेंगे। क्यों सर, मैं बताता हूँ क्यों। उसने क्वेश्चन में कहा है ऑप्शन 2 के अंदर जो आपने कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर व्हिच कुड रिजल्ट इन ऑप्शन 2 हैविंग एन एनपीवी ऑफ 0। कहता है एनपीवी 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि लास्ट ईयर के अंदर आपकी मशीन किसी प्राइस की बिक रही है, लेकिन उसकी प्राइस मुझे पता नहीं है, ठीक है जी, जिसकी वजह से वो कहता है कि आपकी एनपीवी जो है वो बराबर किसकी होनी चाहिए 0 के बराबर आनी चाहिए आपकी एनपीवी, प्रोवाइडेड दैट कि आपकी मशीनरी यहाँ पर सेल हो रही है प्लस सम अमाउंट है, नहीं पता। क्या करेंगे, आपकी एनपीवी 0 बेटा तब होती है जब आपकी ये पॉजिटिव वैल्यूज आपकी नेगेटिव वैल्यूज के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो ये तीनों को प्लस करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज को, और फिर देखेंगे कि 2,90,000 में से कितना कम है जितना हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ईयर 4 की, बिकॉज हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर करना है, तभी आपकी एनपीवी 0 होती है ना। एनपीवी बिकम 0 वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो आपकी एनपीवी 0 हो जाती है। तो 1,90,000 में से माइनस कर दूंगा इन सबका टोटल, कितना आता टोटल इनका 1,050। हाँ टोटल पहले बताए ना 1,84,905। 905, ये माइनस कर देंगे तो उसका मतलब है कि हमें स्नेहा हमें इतना कैश इतनी प्रेजेंट वैल्यू ईयर 4 की चाहिए, उतनी होगी तो मेरा एनपीवी 0 होगा। कितनी चाहिए 1,05,095, तो ये मेरी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे कि मुझे ये अमाउंट कितनी चाहिए 1,09,095, ये अमाउंट मुझे चाहिए। अब इस 1,09,095 को मैं डिवाइड कर दूंगा 0.636 से, तो मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी जो कि मुझे यहाँ चाहिए। कितनी आती है ये देखें 165,243, 16524 इतनी मुझे 244। जी इतनी मुझे कैश इनफ्लो चाहिए 244 है ओके, इतना मुझे कैश इनफ्लो चाहिए कि अगर मेरा वो डिस्काउंट हो 0.636 से तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 109,095 बनती है, जिसकी बेस पर मेरी एनपीवी 0 हो जाएगी। तो 165,244 में से स्क्रैप वैल्यू मुझे कितनी जरूरत होगी, अगर मैं उसमें से कैश जो मुझे मिला है इनफ्लो जो हमें नेट कैश फ्लो हुआ है ईयर 4 में माइनस कर दूंगा, तो बाकी अमाउंट सारी किसकी आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू की। 244 यानी 1,24,244 1,24,244 उसकी स्क्रैप वैल्यू आप होगी आपकी एसेट की, तो आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी। ये स्क्रैप वैल्यू थी, उसने कहा था हमें पता नहीं, हमने खुद फाइंड की बेटा 41,000 कुछ और 4th ईयर के अंदर कैश इनफ्लो आ रहा है आपको प्रोजेक्ट से। बाकी जो हमें कैश इनफ्लो चाहिए वो स्क्रैप वैल्यू यानी एसेट को बेच के अमाउंट मिल रही है, और वो 124,244 है, तभी आपका कैश नेट कैश फ्लो ईयर 4 का 165,244 बनेगा, जिसको डिस्काउंट करके आपकी प्रेजेंट वैल्यू ईयर 4 की 109,095 बनती है, ताकि आपका एनपीवी 0 हो जाए। बात समझ आ गई? पॉइंट है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। सर जी सर एक मिनट, ये 165 में से 41 माइनस क्यों ऐसे करेंगे, ये समझ नहीं। इसलिए मेरे भाई कि मैंने क्या किया पहले 109,095 को 0.6 41 से डिवाइड किए, 109,095 को मैंने डिवाइड किया 0.636 से, तो मेरे पास वो अमाउंट आई है जो मुझे चाहिए, इतना कैश फ्लो मुझे ईयर 4 में चाहिए, ताकि मेरी प्रेजेंट वैल्यू इतनी आ जाए कि मेरा एनपीवी 0 हो जाए। अब मुझे 165,244 नेट कैश फ्लो चाहिए ईयर 4 का, जिसमें से 41,000 तो प्रोजेक्ट दे रहा है,
तो बाकी अमाउंट हमें कौन दे रहा है, एसेट को बेच के मिल रही है हमको, और वो कितनी है 124244। तो आपका एनपीवी जीरो हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू व्हिच वी नीड टू हैव एन एनपीवी ऑफ जीरो इज 124244। आगे इक्वल टू द एनपीवी ऑफ ऑप्शन 1। देखिए अब कहता है कि एनपीवी मुझे कितनी चाहिए, देखिए तुम्हारे इसी क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। अब मुझे चाहिए इक्वल टू द एनपीवी ऑफ ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 की एनपीवी देखते हैं बेटा, पीछे जाते हैं। ऑप्शन 1 की अगर मैं एनपीवी देखूं तो वो कितनी है 60981। तो मैं यहाँ लिखूंगा जी, मुझे एनपीवी कितनी चाहिए जी, यहाँ पे 60981। ठीक है जी। अब दोबारा वही करना पड़ेगा आपको, 290000 में से आपको ये अमाउंट्स माइनस करेंगे और 60981 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी चाहिए ना, 60981 भी पॉजिटिव में चाहिए, तो ये सब पॉजिटिव है। यानी 79477 60572 44857 और 60981 ये भी तो आपको चाहिए। तो ये आपको ये ज्यादा अमाउंट चाहिए होगी मजीद। देखिए ये क्या आएगा 123924। अगर आपकी ये फोर्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 123924 हो तो आपका एनपीवी 60981 आना चाहिए, ये मतलब है इसका। यानी 2,90,000 में से आप ये माइनस करें ना तीनों, तो 60981 पॉजिटिव आना चाहिए। कोई बात नहीं, हाँ तो कम बनेगा ना जी। ये आपका आ जाएगा जी 441114। आप जरा करके भी देख लें इसको कि आपका 60981 आता है इसका। मुझे लग रहा है अभी भी गलत है। हाँ अमाउंट ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगी। हाँ ये आएगी। इसमें हम ये भी कर सकते थे, देखें जाता हूँ आप, जब एनपीवी जीरो थी तब मुझे कितनी अमाउंट चाहिए थी बेटा 109095। अब मुझे 60981 और चाहिए, तो मैं उसमें क्या कर लूंगा ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू की, जिसकी मुझे अब जरूरत है फॉर हैविंग एन एनपीवी ऑफ 60981 पॉजिटिव एनपी 076। इसको डिवाइड कर दूंगा 0.636 से, कितना आ जाएगा 167887 आ गया, माइनस कर दूंगा इसमें से 41,000, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 126886। ये अमाउंट मेरे पास आ गई। तो 126887 यानी इतना स्क्रैप वैल्यू अब आपको चाहिए। तो आपकी जो एनपीवी है वो 60981 पॉजिटिव जो है वो गलत है अभी भी। हाँ 261126, हाँ माइनस 41,000। कोई 220126 ज्यादा होनी चाहिए ना, सारी बात है, तभी पॉजिटिव एनपीवी आपकी आएगी ना 60981 से। तो 220126 स्क्रैप वैल्यू आपको होनी चाहिए आपके पास, तो आपका एनपीवी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा 60981 से। पॉजिटिव एनपीवी आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन देख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि ये असल में ना सेंसिटिविटी एनालिसिस के भी आपको ये काम करना पड़े। तो वो पूछेगा आपसे कि एनपीवी जीरो करे तो क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू तो नहीं होगी उसके अंदर, लेकिन अमाउंट तो निकालनी पड़ेगी ना आपको। फिर नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ। वो कहता है कि अगर आप इतना एनपीवी चाहें तो ईयर 4 के अंदर कैश इनफ्लो कितना होगा, तो आपको ईयर 4 का ये अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिवाइड करके ये वाली अमाउंट फिर भी निकालनी पड़ेगी, चाहे वो अमाउंट 41,000 के अलावा टोटल में हो, निकालनी पड़ सकती। आगे देखिए जी, एक्सप्लेन व्हाई द पेबैक पीरियड इज शॉर्टर फॉर ऑप्शन 1 देन इट इज फॉर ऑप्शन 2 व्हेन द नेट कैश फ्लोज आर द सेम। जी मेरे भाई, कहता है कि जो पेबैक पीरियड है ना, वो जो ऑप्शन 1 है ना उसका छोटा है, जबकि कैश फ्लो सेम है ऑप्शन 2 के मुकाबले में। क्या वजह जी, बिकॉज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द परचेज ऑफ मशीनरी, द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज ओनली 1,50,000 ऑप्शन 1, सो वी विल बी एबल टू कवर द कॉस्ट, टू रिकवर द कॉस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। लेकिन 2,90,000 का उसको रिकवर करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, वो अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज्यादा है, इट विल टेक मोर टाइम टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
explain why a shorter payback period is preferable to a long run. Because if the company is facing liquidity problem and you always wanted to return your investment as soon as possible, the shorter payback period means that whatever investment has been done in the project, you will collect that investment quickly. The investment will be returned back to you quickly. Shorter payback period is always preferable because the more quickly you are able to get your investment back, the better it is for you, because you can invest it in some other project. आप किसी और इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि जितनी जल्दी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, उतनी जल्दी आप प्रॉफिट में चले जाएंगे. वो शॉर्टर पेबैक पीरियड हमेशा फेवरेबल होता है. एक्सप्लेन व्हाई ए प्रोजेक्ट हैविंग ए जीरो एनपीवी इज नॉट द सेम एज इट्स हैविंग ए जीरो टोटल प्रॉफिट. जी नहीं, ये है कि हाँ, ये है कि जो एनपीवी मेथड टेक्निक इज बेसिकली बेस्ड ऑन कैश फ्लोज, right? And secondly, you will calculate, not only you will calculate cash flows, rather you will also take in time value of money in consideration. उसे भी consider. Believing this, that the amount which you are collecting after some time, after a year or two, it will not have the same value today. तो हम अपने डिस्काउंट भी करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज को. So the amount you are getting through NPV, that is always absolute in absolute terms. ठीक है. और जीरो टोटल प्रॉफिट डजंट मीन, बिकॉज प्रॉफिट इज एन सब्जेक्टिव फिगर, इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम. तो जीरो प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में उतना कैश ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, जबकि जीरो एनपीवी का मतलब है कि आपके पास कैश उतना ही है जितना कि हम शो हो रहे हैं कि जीरो कैश. लॉस में जा सकता है, बिल्कुल इसमें नहीं आ सकता. It was later determined that under option 2 the machine could be sold at the end of year 4 for proceeds of 2,25,000. मशीन कितने की बिक जाती कहते हैं? 2,25,000 की. With the value, with this value, the accounting rate of return for option 2 would be lower than the accounting rate of return for option 1. Advise Kurt which option you should implement. Justify your answer. अब वो कह रहे हैं कि 2,25,000 जो है वो आपकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 2,25,000 है. ये 24 है, ये 2,20 है, वो 2,25 है. 2,25 आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि स्क्रैप वैल्यू 2,25 आपको मिलेगी. ठीक है. तो कहता है कि उसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर ऑप्शन 2 जो है would be lower than the accounting rate of return for option 1. Advise Kurt which option he should implement. Justify your answer. Again, the answer is going to be the same. वजह, because the scrap value proceeds will only affect the time value of money, because it is a cash based figure. It will be discounted and present value will be calculated. This is not the profit you are getting on your from the project. This is after the sale of that machine you will get this amount. तो आप कैश बेस्ड मेथड में तो 2,25,000 को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बेस्ड मेथड के अंदर आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तो 2,25,000 विल नॉट बी कंसीडर्ड एट ऑल. यानी 2,25,000 को आपने काउंट फॉर करना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड मेथड में 2,25,000 का कोई ताल्लुक नहीं है. एक बच्चे ने सवाल किया, सर 2,25,000 फोर्थ ईयर के एंड में मिल तो रहा है, भाई जरा एंट्री पास करके दिखाएंगे. एसेट को बेचते हैं तो क्या एंट्री है? कैश डेबिट, मशीनरी क्रेडिट. भाई इसमें कौन सा प्रॉफिट आ रहा है? कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, जीरो के बाद बिका है. कैश टू मशीनरी आप एंट्री पास करते 2,25,000 से, हम उसे प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते. ठीक है जी. तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर ऑप्शन 2 हमें कम ही होगा, क्योंकि जितनी मर्जी की सेल प्रोसीड्स हो उसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो हम ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? हम ऑप्शन 1 ही चूज करेंगे, स्पाइट ऑफ दैट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के हवाले से. हाँ, लेकिन अगर आप एनपीवी यूज करेंगे तो फिर बेहतर हो जाएगा. फिर आप ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कैश बेस्ड मेथड में आपको स्क्रैप वैल्यू की बेसिस पर काफी रिटर्न जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बेस्ड मेथड में उसमें अकाउंट फॉर नहीं कर सकते. ये हमने सवाल जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट हो गया. कौन सा? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का. और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और वो आपका जो है मैं अभी आपको